एक मिनट का टाइम दीजिएगा फ्रेंड्स। स्क्रीन शेयरिंग में कुछ एरर आ रहा है। एक मिनट में मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को स्क्रीन विजिबल है तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा विजिबल। ओके, हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्वागत है दोस्तों आज आपका सभी का इस सेशन में, जहाँ पे हम कुछ बिलीफ सिस्टम और 60 के बारे में बात करेंगे। अभी मैंने चैट को डिसेबल कर दिया है, बीच बीच में हम उसको एबल कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी पेन और पेपर के साथ तैयार होंगे। कुछ छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन है कि अपने साथ पेन और डायरी आप जरूर रख के बैठेगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आप बना सकते हैं। एक शांत जगह में बैठ के आपको मीटिंग अटेंड करनी है। ट्रेनिंग के ये जो ट्रेनिंग है ये 1 घंटे से 1.5 घंटे चलेगी, तो आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ इसको अटेंड कीजिए। कुछ भी पूछना हो आज की ट्रेनिंग के रिलेटेड तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। और इंटरेक्टिव ट्रेनिंग बनाने के लिए आप अपना कैमरा ऑन रख सकते हैं। दोस्तों, क्या क्या हम आज सीखेंगे। हम सबसे पहले इस कवर करेंगे कि हम हैं जो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते, उसके पीछे क्या रीजन है। 6C थ्योरी हम के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिससे कि हम ग्रेट रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। ऐसी क्या 5 चीजें हमें सेल्स के व्यवसाय में मैनेज करनी चाहिए जिससे कि हम आगे चल के अनस्टॉपेबल बन जाएं। जीवन उमंग को एज ए 3G कंसेप्ट एक एग्जांपल के थ्रू अपने कस्टमर को कैसे समझा सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। अप्रैल में जून में ऐसे कौन कौन से स्पेशल डेज हैं जो आपको मार्क करने चाहिए, जो इस पर आप एक्टिविटी कर सकते हो, वो हम आपको दिखाएंगे। 16 शॉर्ट क्रिप सेलिंग आइडिया के ऊपर हम आप डिस्कस करेंगे। किसी भी कस्टमर से 100 रुपीज पर डे कंसेप्ट के ऊपर आप कैसे बात कर सकते हो, उसका छोटा सा एग्जांपल देंगे। और रिटायरमेंट के लिए 16,425 फिगर्स के थ्रू आप कैसे डेली 5-6 लोगों से बात करके रिटायरमेंट की अवेयरनेस बता सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और एक क्लोजिंग टेक्निक के ऊपर बात करेंगे जिसको विजुअलाइजेशन टेक्निक कहते हैं। तो ये सब हम आज नेक्स्ट 60 to 90 मिनट्स के टॉपिक में अपना कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी हमारी इंडस्ट्री का कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, तो इसमें जो एवरेज कमीशन के एडवाइजर ने अर्न किया है वो 2.5 लाख रुपए कमीशन अर्न हुआ है, एक एवरेज मीन अगर हम निकालें। और बहुत से एडवाइजर ऐसे भी हैं जिन्होंने 6-6.5 करोड़ रुपए भी अर्न किया है।
तो एवरेज 2.5 लाख रुपए भी कमाया है किसी ने, और किसी ने 6.5 करोड़ भी कमाए इस इंडस्ट्री से, जो कि लगभग 200 टाइम्स होता है। सेम इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट सेम है सबके पास, कंपनी सेम है LIC, प्रोडक्ट भी सबके पास सेम है, जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन आनंद, कंपनी भी सेम है, कमीशन स्ट्रक्चर भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेम है, और जो जेनेटरी है वो भी सेम है, कि ऐसे कोई वो नहीं लगा हुआ है हर्डल्स कि आप इनके पास नहीं जा सकते, इनके पास केवल TOT एडवाइजर जाएंगे। तब भी इतना वेरिएशन क्यों है कि कुछ 200 टाइम्स ज्यादा अर्न कर जाते हैं और कुछ एक मीडियोकर की तरह ही काम करके रह जाते हैं। तो जब इस पे रिसर्च हुआ तो ये बात सामने आई कि जो चैंपियंस होते हैं ये 3 चीज पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। ट्रुथ, ट्रुथ मतलब वो अपने बारे में क्या जानते हैं, क्या मानते हैं। नॉलेज, कि वो हर इंडस्ट्री में जो भी होते हैं वो अपने प्रोडक्ट की नॉलेज, कंपटीटर्स के प्रोडक्ट की नॉलेज, मार्केट की नॉलेज, उनके पास पूरी नॉलेज होती है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है दोस्तों बिलीफ सिस्टम, कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपनी इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं। उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो मुख्य कारण होता है जो उन्हें सफलता दिलाता है। हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी, एलिफेंट रोप। एक हाथी का बच्चा जब पैदा होता है तो उसको एक रस्सी से बांध देते हैं खूंटे के सहारे, और वो उसको खोलने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि वो छोटा होता है, उसमें इतनी ज्यादा पावर नहीं होती, इतनी ज्यादा ताकत नहीं होती, तो वो उसको छुड़ा नहीं पाता, उसको अपने आप से मुक्त नहीं करा पाता। तो उससे क्या होता है दोस्तों, वो आगे चल के बहुत बड़ा हो जाता है, काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन वो अभी भी खूंटे से बंधा रहता है, क्योंकि उसका एक बिलीफ सिस्टम बन गया था कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ पाऊंगा, अगर इस रस्सी को मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा तो मेरे को चोट लगेगी, मेरे को दर्द सहना पड़ेगा। तो उसका बिलीफ सिस्टम हो गया था, उसकी प्रोग्रामिंग हो गई थी शुरू से ऐसी कि मेरे को इसी के साथ रहना पड़ेगा। तो इसी तरह हमारी भी कुछ प्रोग्रामिंग होती है बचपन से, कि लोगों ने हमारे बारे में क्या कहा, हमने अपने बारे में क्या शुरू से ऑब्जर्व किया, वो हमारा बिलीफ सिस्टम बनाता है, जिसके कारण हमें अब फ्यूचर में रिजल्ट मिलते हैं। तो बिलीफ सिस्टम से बनते हैं हमारे एक्शन, और एक्शन से आते हैं हमारे रिजल्ट। तो अगर हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत है, पावरफुल है, तो हमारे एक्शन बहुत ज्यादा मजबूत और पावरफुल होंगे। और हमारा एक्शन मजबूत और पावरफुल होगा दोस्तों, तो हमारे रिजल्ट भी उसी तरह मजबूत और पावरफुल आएंगे। लेकिन अगर हमारा बिलीफ सिस्टम कमजोर है, हमारे प्रति, हमारी कंपनी के प्रति, हमारे प्रोडक्ट के प्रति हमारा बिलीफ सिस्टम कमजोर है, तो हमारे एक्शन भी कमजोर होंगे। हमारे एक्शन में हमारा बिलीफ सिस्टम झलकेगा, जिसके कारण हमारे को रिजल्ट भी बहुत कमजोर मिलेंगे। अगर हमारा बिलीफ सिस्टम नेगेटिव है, कभी हाई रहता है, कभी लो रहता है, तो हमारे एक्शन भी उसी तरह होंगे, कि कभी तो हम बहुत एक्शन लेंगे, कभी हम बिल्कुल कम एक्शन लेंगे। और उसी तरह हमारा रिजल्ट आएगा, कि कभी तो हमारा काम अच्छा होगा, कभी हमारा काम अच्छा नहीं होगा। तो अगर आपको आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप अपने बिलीव सिस्टम को चेक कीजिए कि क्या मेरा बिलीव सिस्टम तो मेरे को एक खूंटे की तरह रोक के नहीं रखा हुआ। आपको अपने उस बिलीव सिस्टम पे काम करके, उसको चैलेंज करके, उसको तोड़ के आगे बढ़ना है। और जब आप अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करोगे तो आप देखोगे आपके एक्शन अपने आप मजबूत हो जाएंगे, और एक्शन मजबूत होंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो आपको आपके मन मुताबिक मिलने लगेगा। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है या जो एक्शन है, ये किस तरह 6C के थ्रू डेवलप होते हैं, जो चैंपियंस लोग डेवलप करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला C है वो होता है कमिटमेंट। कि जो भी अचीवर्स होते हैं, चैंपियंस होते हैं, वो सबसे पहले कमिटमेंट करते हैं। वो अपने आप से कमिटमेंट करते हैं, अपने सुपीरियर से, अपने सबॉर्डिनेट से कमिटमेंट करते हैं, अपनी फैमिली से कमिटमेंट करते हैं, कि उनको क्या पाना है, क्या अचीव करना है। वो अपने लिए कमिटमेंट लेटर बना के रखते हैं, कमिटमेंट स्टेटमेंट बना के रखते हैं, एक मिशन और विजन स्टेटमेंट बना के रखते हैं। तो सबसे पहला जो C होता है कि वो अपने अंदर कमिटमेंट लाने की भावना रखते हैं, कि वो कमिटेड होते हैं अपने काम के प्रति।
जब वो कमिटेड होते हैं, कमिटमेंट लेते हैं, तो कमिटमेंट से उन पे करेज आती है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। उनको करेज लर्न करना पड़ता है, उनको करेजियस होना पड़ता है। जो आप कमिटमेंट लोगे, बड़ा कमिटमेंट लोगे, तो आपको करेजियस बनना पड़ेगा, अपने अंदर करेज डेवलप करनी पड़ेगी। तो दूसरा सी होता है करेज। तीसरा सी है दोस्तों क्रिएटिविटी। जब आप करेज डेवलप कर लोगे तो आपको अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए क्रिएटिव होना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो काम आप पहले से करते आ रहे हो, पहले ढंग से करते आ रहे हो, उससे आपको रिजल्ट वही मिलेंगे जो आपको आज तक मिले हैं। तो आपको कुछ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, कुछ अलग काम करना पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो कमिटमेंट डेवलप करते हैं, वो करेज डेवलप करते हैं, फिर वो अपने काम में क्रिएटिविटी लेके आते हैं, कुछ नयापन लेके आते हैं। जब क्रिएटिविटी लेके आते हैं तो उनमें कैपेबिलिटी डेवलप होती है, उनमें एक विश्वास डेवलप होता है कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ। वो अपने आप को कैपेबल समझने लगते हैं कि मैं बड़े आदमियों से मिल सकता हूँ, मैं बड़ा बीमा मांग सकता हूँ, मैं बड़ी पॉलिसी सेल कर सकता हूँ। तो ये कैसे आता है? ये कमिटमेंट से आता है, कमिटमेंट से करेज, करेज से क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी से कैपेबिलिटी। जब वो कैपेबल हो जाते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं और उनका काम अच्छा होने लगता है, तो उनमें कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं अब इस काम को रेगुलर कर सकता हूँ। तो वो रेगुलेटरी लेके आते हैं अपने वर्क में। वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो हाई लेवल पे पहुंच जाता है। उसके बाद वो इसको कंटिन्यू करते हैं, तो एक ये विकसित साइकिल बन जाता है। जब वो कंटिन्यू करते हैं, अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं, तो फिर वो एक और नया कमिटमेंट लेते हैं, और बड़ा कमिटमेंट लेते हैं, फिर उसके लिए और बड़ा करेज लेके आते हैं, फिर और डिफरेंट क्रिएटिविटी वर्क लेके आते हैं, और उनकी साइकिल इस तरह चलती रहती है। तो मैं आपसे कहूंगा दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा कि 6C में हमें किन 6C पे काम करना है। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी डोमेन में जो चैंपियंस होते हैं, वो इन 6C पे बहुत काम करते हैं। वो हमेशा कमिटेड होते हैं, करेज बहुत होती है उनमें। हमेशा अपने काम को किस तरह नए ढंग से, पहनेपन से किया जा सकता है, वो एक क्रिएटिविटी बहुत लेके आते हैं। अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग से, प्रोडक्ट नॉलेज से कैपेबल बनाते हैं। जब आपके पास नॉलेज होगी, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स की आपके पास जानकारी होगी, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और जिससे आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर पाते हैं। तो ये 6C की थ्योरी है। प्रोस्पेक्ट क्वालिफाइंग मैट्रिक्स के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो भी आपके पास प्रोस्पेक्ट बैंक है, प्रोस्पेक्ट बुक है, आपको उसको 4 क्वालिफाइंग मैट्रिक्स पे बनाना है। इस तरह 4 पैरामीटर्स पे आपको अपने प्रोस्पेक्ट को लेके जाना है। ये 4 पैरामीटर कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एबल, कि जो बीमा को लेने के एबल हैं। दूसरा है अनेबल, जो उसके लिए अनेबल है। पहला हो गया एबल, दूसरा हो गया अनेबल, तीसरा हो गया विलिंग, कि उनमें बीमा लेने की एबिलिटी तो है, वो विलिंगनेस भी दिखा रहे हैं कि मेरे को बीमा चाहिए। और फोर्थ होता है दोस्तों अनविलिंग। तो ये 4 मैट्रिक्स पे आपको अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट, प्रोस्पेक्ट बैंक को डिफाइन करना है। सबसे पहला है विलिंग और एबल, कि कुछ आपको लोग मिलेंगे जिनमें एबिलिटी भी है प्रीमियम देने की, बीमा लेने की, और विलिंगनेस में भी है, मतलब उनको जरूरत भी है। वो आपको सामने से कहते हैं कि मेरे को पॉलिसी कर जाओ, या आप किसी ऐसे प्रोस्पेक्ट से मिलते होंगे जो 1-2 बार में क्लोज हो जाता होगा, क्योंकि वो आपकी ग्रीन मैट्रिक्स, जिसको ए मैट्रिक्स कहते हैं, वो उसके अंदर फॉल करते हैं, कि उनमें विलिंगनेस भी है और एबिलिटी भी है। तो ये आपको सबसे पहले आपको इनको टच करना है, इनसे आपको रेगुलर बातें करती रहनी है। दूसरा होता है दोस्तों बी मैट्रिक्स, जिनमें विलिंगनेस तो है, बीमा तो उनको चाहिए, बीमे की जागरूकता उनको पता चल गई, इम्पोर्टेंस पता चल गई, लेकिन अभी वो अनेबल हैं, अभी वो बीमा खरीदने के लिए मतलब अनेबल है। तो दूसरी मैट्रिक्स होती है। तो आपको ए के बाद बी पे फोकस करना है। इनके साथ आपको रेगुलर टच में रहना है, इनसे बातें करते रहनी है, इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टच रहना है, जिससे कि जब भी ये अनेबल से एबल हो जाएंगे, क्योंकि इनमें विलिंगनेस तो है, तो ये सबसे पहले आपसे बीमा लेंगे। तीसरा होता है दोस्तों कि उनमें एबिलिटी तो है, बीमा लेने की एबिलिटी तो है, लेकिन अनविलिंग है। अभी उनको बीमा का महत्व समझ नहीं आया, बीमे की इंपोर्टेंस समझ में नहीं आई, कोई उनको अच्छे से बीमा किस तरह काम करता है वो नहीं समझा पाया। तो आपको
जो ये तीसरी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स पे उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अवेयर करते रहना है कस्टमर को कि लाइफ इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस कैसे काम करता है। तो ये 3 मैट्रिक्स है जिस पे आपको फोकस करना है बहुत ज्यादा। और चौथी मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, जो अनेबल है और अनविलिंग भी है, कि ना तो उसमें एबिलिटी है काम करने की और वो अनविलिंग भी है। तो आप जो भी कुछ लर्न करते हैं, जो भी कुछ सीखते हैं, आपको वो इस मैट्रिक्स के लोगों पे जाके अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है। आप कुछ भी सीख के आए, कुछ भी लर्न करके आए, वो आप इन पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये अनेबल भी है और अनविलिंग भी है। तो इनकी हाई और ना से आपके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दीजिएगा। मैं एक बार चैट बॉक्स ओपन करता हूँ, फिर हम आगे और चलेंगे। ये 6C फैक्टर और जो प्रोस्पेक्ट क्वालिफाइंग मैट्रिक्स है, यहाँ तक उम्मीद है आप सबको क्लियर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। तो ऐसे क्या क्या 4 कारण है जो हमें प्रोस्पेक्ट में देखने पड़ते हैं, उसको हम कहते हैं मैनी। सबसे पहले हमें देखना है कि क्या उनके पास मनी है, पैसे है। एम से होता है मनी, कि क्या उनके पास मॉनेटरी पावर है, बीमा खरीदने की मॉनेटरी पावर है। तो पहला कारण है एम, मनी। दूसरा है दोस्तों ए। ए का मतलब होता है अथॉरिटी, कि क्या वो डिसीजन मेकर है। मैं उनको इंश्योरेंस समझा तो दूं और बाद में वो कहें कि मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा, मैं अपने पेरेंट्स से पूछूंगा, तो क्या उनके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी है। एन का मतलब होता है नीड, कि क्या उनके पास नीड है। नीड हम देखते हैं दोस्तों कि हम प्रोस्पेक्ट को बीमा समझाते रहते हैं कि उनकी नीड आइडेंटिफिकेशन करें, लेकिन नीड एक पर्सन से ज्यादा बीमे की उनकी फैमिली को होती है। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन में फैमिली को क्या उस लाइफ इंश्योरेंस की नीड है, उसके साथ आपको कस्टमर की नीड को कनेक्ट करना पड़ेगा और मैच करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम कस्टमर को समझाते रहेंगे बीमा ले लो बीमा ले लो, लेकिन हम फैमिली को उसकी नीड से मैच नहीं करेंगे, तो ये जो एन वाला फैक्टर है ये वर्क नहीं करेगा। और आई का मतलब होता है इंश्योरेबिलिटी, कि क्या उनमें इंश्योरेंस लेने की क्षमता है। सपोज कीजिए जैसे युवराज सिंह जी को जब कैंसर हुआ था तो उनके पास मनी भी थी, अथॉरिटी भी थी, नीड भी थी, लेकिन इंश्योरेबिलिटी वो लूज कर चुके थे। तो ये 4 फैक्टर पे हमें अपनी मैट्रिक्स को डिफाइन करना होता है। सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स पे काम करेंगे, एबल, विलिंग, अनेबल और अनविलिंग, और उसके बाद उसमें से ये मैनिया को आप निकालेंगे। तो अब बात करते हैं कि किसी भी सेल्स के प्रोफेशन में, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, लाइफ इंश्योरेंस में है, किसी भी सेल्स के आप बिजनेस में है, आपको ऐसी 5 चीजें क्या मैनेज करनी है, जिसके को आपने अगर मैनेज करना सीख लिया तो आप एक नए आयाम पे पहुंचोगे, एक नए एवेन्यू पे पहुंचोगे। तो 5 चीजें हैं दोस्तों। सबसे पहली है फ्रस्ट्रेशन, दूसरा है रिजेक्शन, तीसरा है फियर, चौथा है फाइनेंशियल प्रेशर, और पांचवा है कॉम्प्लेसेंसी। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, हम सब जब एजेंसी लेते हैं, इस बिजनेस में आते हैं, तो हमको लगता है कि जो हमारे फ्रेंड्स सर्कल के लोग हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, उनको मैं बहुत आसानी से लाइफ इंश्योरेंस सेल कर सकता हूँ, वो तो मेरे कस्टमर बनेंगे बनेंगे। और जब मैं उनके पास अपना प्रपोजल लेके जाता हूँ, तो वहां से भी मेरे को पोस्टपोनमेंट मिलता है कि देखते हैं बाद में करेंगे। तो हमें फ्रस्ट्रेशन आता है कि हम इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए, कि हमारे को वहां से इंश्योरेंस मिलेगा, सहयोग मिलेगा, लेकिन वहां से भी हमें पोस्टपोनमेंट मिलता है, तो हमें फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। तो सबसे पहले तो आपको इस स्टेज को मैनेज करना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेशन से ऊपर उठना पड़ेगा। जब आप फ्रस्ट्रेशन से ऊपर उठोगे, आपको नई नई चीजें सीखोगे कि आपको अननोन मार्केट में भी काम करना है। उसके बाद आप अननोन मार्केट में जाओगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, सर्वेस के थ्रू, टेलीकॉलिंग के थ्रू, तो वहां पे आपको रिजेक्शन आएगा। जो फर्स्ट स्टेज में है वो लोग आपको सीधा मना नहीं करते,
वो आपको पोस्टपोनमेंट देते हैं कि सोच के बताएंगे, लेना है, थोड़ी टाइम में लेते हैं। दूसरे स्टेज में लोग आपके मुंह पे मना कर देंगे, जिसको रिजेक्शन कहते हैं। तो आपको बड़ा रिजेक्टेड फील होगा कि मैं यहाँ कहाँ पे आ गया, यहाँ तो सब लोग मेरे को मना कर रहे हैं। आपका जो ईगो है वो थोड़ा हर्ट होगा। तो आपको उस स्टेज पे भी ऊपर उठना है अगर आपको सेल्स के व्यवसाय में बहुत बड़ा हासिल करना है। तीसरा है दोस्तों फियर, कि जब आपको फ्रस्ट्रेशन रिजेक्शन आएगा तो आपको लगेगा कि मैं किस इंडस्ट्री में आ गया, क्या ये काम मेरे लिए ठीक है। वहां पे आपको फियर आएगा कि मेरा अब आगे का भविष्य क्या होगा। लेकिन आपको ना लगे रहना है, काम करते रहना है, आपको अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करते रहना है, और इस इंडस्ट्री में जो भी आपको अचीव करना है उसका गोल बना के आगे बढ़ना है। जब आप ये तीन चीजें फॉलो करोगे तो चौथा होता है फाइनेंशियल प्रेशर। फाइनेंशियल प्रेशर होता है कि या तो आपके पास बहुत अच्छा काम हो जाएगा, आप बहुत अधिक इनकम कमा लोगे, या फिर आपको थोड़े थोड़े चैलेंज आते रहेंगे। तो चौथा होता है फाइनेंशियल प्रेशर। और फिफ्थ होता है कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का होता है कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया इस इंडस्ट्री में, अब मेरे को लगता है कि मेरे को सब आ गया है, मेरे को कुछ नया जानने की जरूरत नहीं है, उसको कहते हैं कॉम्प्लेसेंसी। छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। श्रीलंकन क्रिकेटर है मरवन अट्टापट्टू, इनका थोड़ा लाइफ एनालिसिस देखते हैं दोस्तों। इन्होंने अपना जो टेस्ट करियर की शुरुआत है 1990 में करी थी, इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट मैच में, और दोनों इनिंग में 0 पे आउट हुए थे। अपने इनिंग की शुरुआत करी, दोनों इनिंग में 0 पे आउट हुए, इनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। डोमेस्टिक और जैसे वहाँ यहाँ पे रणजी होता है वो खेलते रहे। 1992 में अगेन इन्होंने कमबैक किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और दोबारा से 0 और 1 पे आउट हो गए। 2 साल बाद दोबारा कमबैक किया, लेकिन दोबारा 0 पे आउट हो गए। इनको भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आया होगा, इनको भी रिजेक्ट किया सेलेक्टर्स ने कि आप कैपेबल नहीं हो। 1992 के बाद 1990 के बाद 1992 में मौका दिया। इनको भी फियर आया होगा कि मैं मेरी इंडस्ट्री में हूं, मैं जो मैं क्रिकेट में हूं, क्या मेरा भविष्य यहाँ पे बनेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया दोस्तों, प्रयास करते रहे, लगे रहे। 1994 में दोबारा से इनको मौका मिला 4 साल बाद। फिर इनके साथ क्या हुआ, दोबारा दोनों इनिंग में ये 0 पे आउट हो गए। तो 1990 में करियर की स्टार्ट करी, 1992 में फिर मौका मिला, 1994 में फिर मौका मिला। 4 साल तक अटर फेलियर, पूरा फेलियर इनके ऊपर टैग लग चुका था कि ये क्रिकेटर कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इन्होंने हमेशा अपने ऊपर जो बिलीव सिस्टम था, जो फेथ था, वो हमेशा अपने ऊपर बरकरार रखा। और 1994 के बाद जब ये 2007 में रिटायर हुए, अपना करियर इन्होंने एंड किया, तो ये श्रीलंका के वन ऑफ द बेस्ट श्रीलंका के वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बैट्समैन बने, वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सक्सेसफुल कैप्टन बने। और इनके नाम पे 6 डबल 100s का क्रेडिट भी है, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो ये इन तीनों स्टेज से गए, फ्रस्ट्रेशन से भी गए, रिजेक्शन से भी गए, फियर से भी गए। जब इन्होंने इन तीनों स्टेज को पार किया तो इनको सक्सेस मिली। तो ऐसा नहीं कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है, रिजेक्शन है या फियर है हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर को ही आता है, ये हर किसी को आता है। विराट कोहली को भी अभी इंडियन की टेस्ट कैप्टनसी से निकाल दिया, वनडे कैप्टनसी से निकाल दिया, T20 कैप्टनसी से निकाल दिया। जो उनकी आईपीएल की फ्रेंचाइजी थी आरसीबी, उन्होंने भी उनको कैप्टनसी से हटा दिया। उनको भी दोस्तों वहां पे फ्रस्ट्रेशन बहुत आया होगा, सबने उनको रिजेक्ट कर दिया कि आप कैप्टनसी के लायक नहीं हो, आप एज अ प्लेयर ही अब खेल सकते हो। वहां पे भी उनको फियर लगा होगा कि अब मैं एज अ प्लेयर खेल रहा हूँ तो मेरे को भी एज अ बेंच पे बैठना पड़ सकता है अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। लेकिन वो इन तुने से ऊपर उठे रहे, अपने बिलीफ सिस्टम को उन्होंने मजबूत रखा, करते गए, प्रयास करते गए, प्रैक्टिस मैच में खेलते गए। और उन्होंने जो T20 में पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छी पारी खेली, तो उसके बाद उन्होंने दोबारा कमबैक किया। तो हर एक को, चाहे कितने भी बड़े आप खिलाड़ी बन जाओ, फ्रस्ट्रेशन, रिजेक्शन और फेलियर आता ही आता है, लेकिन आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। जब आप इन सबसे ऊपर उठ जाओगे तो आपको फाइनेंशियल प्रेशर को हैंडल करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्रिकेटर्स थे, दो बहुत अच्छे दोस्त थे, एक साथ इन्होंने अपने करियर की स्टार्ट करी, एक साथ अपने पारी की स्टार्ट करी, विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर ने। विनोद कांबली के ऊपर टैग लग गया कि सचिन तेंदुलकर से भी अच्छा क्रिकेटर है टाइमिंग में,
प्लेसमेंट में विवियन रिचर्ड्स, ब्रेन लैरा के साथ उनके कंपैरिजन करने लग गए, तो कॉम्प्लेसेंसी का शिकार हो गए। वो प्रैक्टिस मैच में कम आने लग गए, सीधा सोचने लग गए कि मैं अब इंटरनेशनल मैच ही खेलूंगा, अपने कोच की बातें कम मानने लग गए। तो उनका जो आगे चल के जो पूरा करियर है वो तबाह हो गया, क्योंकि वो कॉम्प्लेसेंसी का शिकार हो गए कि मेरे को सब आता है, मेरे को किसी चीज के जानने की सीखने की जरूरत नहीं है। तो आपको इस चीज से भी ऊपर उठना है। और फाइनेंशियल प्रेशर क्या होता है दोस्तों, सुशील कुमार जी इन्होंने 5 करोड़ केबीसी में जीते। फाइनेंशियल प्रेशर की एकदम से बहुत सारा पैसा आ गया, गलत गलत डिसीजन ले लिए, गलत गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, उस फाइनेंशियल प्रेशर को झेल नहीं पाए और आज दोबारा से अपने गांव के एक छोटे से स्कूल में टीचर के काम पे दोबारा लौटना पड़ा है। जो सारा पैसा इन्होंने 5 करोड़ रुपए जीता था, वो सब उन्होंने गलत डिसीजन की वजह से खत्म कर गए हैं। तो फाइनेंशियल प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए। दूसरे अमिताभ बच्चन जी जब 60-65 साल पे थे, उनकी जो कॉरपोरेशन थी वो बैंकरप्ट हो गई और उनका सब कुछ नीलाम होने वाला था, तो वहां पे भी उनके पास फाइनेंशियल प्रेशर था। लेकिन उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग, बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रोंग था कि उन्होंने कम बैक किया और आज वो दोबारा से उस सिचुएशन से बहुत ज्यादा ऊपर है। तो ये 5 चीजें हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में आपको मैनेज करनी पड़ेगी अगर आपको एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि फ्रस्ट्रेशन, रिजेक्शन, फियर, फाइनेंशियल प्रेशर, कॉम्प्लेसेंसी हर एक के इंडस्ट्री में आएगा, हर एक डोमेन में आएगा, लेकिन हमें इससे ऊपर उठ के काम करना है। तो कुछ रीजंस जानते हैं फेलियर के कि क्या रीजन है कि हम इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों, नो गोल एंड टाइम सेटिंग। कि हम इस इंडस्ट्री में जब आते हैं तो कोई गोल सेटिंग नहीं करते, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं करते कि मेरे को डेली कितने आवर्स इस काम को देने हैं, या गोल मैंने बनाया कि मेरे को कब तक क्या क्या कैसे कैसे अचीव करना है, उसके लिए क्या मेरे पास एक फुल प्रूफ मैप होगा, एक पाथ होगा, वो हमारे पास नहीं होता है। दूसरा होता है नो विजन, मिशन एंड पर्पस। कि हम इस इंडस्ट्री में इंडिविजुअल की तरह काम करते हैं, कोई विजन या पर्पस, कोई भी विजन नहीं लेते कि मेरे को कहाँ पे कब तक पहुंचना है, क्या मेरा मिशन स्टेटमेंट क्या है, कि जिसको मैं लोगों को बता सकूं कि सर मैं एक मिशन पे हूँ कि मैं अगले 10 साल में 4,000 या 5,000 लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना चाहता हूँ। कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस इंश्योरेंस एजेंसी को लेना है कि जिसके भी मैं कॉन्टेक्ट में रहूं उसके पास हमेशा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन रहे। तो इस तरह के विजन, मिशन और पर्पस आपको अपने इंडस्ट्री में, अपने एजेंसी के लिए बनाने हैं। तीसरा है दोस्तों सीक्रेट एजेंसी। हमें से बहुत से एडवाइजर अपने दोस्तों से, रिलेटिव से या अपने नेबर से बताते हुए शर्माते हैं कि मैं एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर का वर्क कर रहा हूँ। उनकी एजेंसी सीक्रेट एजेंसी के अंदर फॉल करती है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि इंश्योरेंस एडवाइजर है, सीक्रेट एजेंट उनको कहते हैं। तो इस चीज से आपको ऊपर उठना है, आपको अपनी एजेंसी को वायरल करना है, लोगों को बताते रहना है कि मैं इंश्योरेंस एजेंसी एजेंट हूँ, मैं इंश्योरेंस एजेंट का काम करता हूँ। आपको कोई भी सेविंग, प्रोटेक्शन की इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद होता है दोस्तों लैक ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। कि जब जो हम भी सेल्स के बिजनेस में है, सेल्स के व्यवसाय में है, वहां पे हमें प्रोस्पेक्टिंग डेली करते रहनी पड़ेगी। डेली हमारे जो डायरी में है 4 से 5 नाम ऐड होने ही चाहिए, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग ब्रीथिंग की तरह है। अगर हम ये करते रहेंगे तो हमारा जो ये एजेंसी है ये वर्क करता रहेगा, नहीं तो उसको बहुत ज्यादा सफोकेशन हो जाएगा। तो क्या के पास कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को उन्हीं कस्टमर से बार बार मिलना पड़ रहा है, और जब आपको वो रिजेक्ट करते रहेंगे तो आपको फियर आने लगेगा। तो उससे बचने के लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद है दोस्तों लैक ऑफ ट्रेनिंग। कि हम एजेंसी ले लेते हैं, लाइसेंस ले लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, इंडस्ट्री की ट्रेनिंग, फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेनिंग या पीपल मैनेजमेंट, पीपल हैंडलिंग की ट्रेनिंग नहीं लेते। ये भी एक रीजन है कि हमको फेलियर सहना पड़ता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन। कि हमारा कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता, कोई डिसिप्लिन नहीं होता, हम कभी कभी काम करते हैं, जब मन आता है तब काम करते हैं, ये भी एक रीजन है फेलियर का। लैक ऑफ एक्शन। कि हम ट्रेनिंग तो ले लेते हैं, हम बहुत अच्छा सीख भी लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, एक्शन नहीं लेते।
क्योंकि जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे आपने शुरू में देखा था कि बिलीफ सिस्टम, बिलीफ के बाद हमारा एक्शन और एक्शन से रिजल्ट बनता है। तो एक्शन नहीं ले पाने का भी एक जो कारण है वो है कि बिलीफ सिस्टम हमारा अब तक डेवलप नहीं हो पाया। ये भी रीजन है कि हम फेलियर की कैटेगरी में आते हैं। लैक ऑफ मार्केटिंग बजट, कि हम कोई भी मार्केटिंग बजट नहीं बनाते। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपना 25-30% जो रेवेन्यू है वो अपने मार्केटिंग बजट में लगाती है। तो एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपको भी डिसाइड करना है कि मेरे को मंथली 2,000, 4,000, 5,000 रुपए अपने मार्केटिंग बजट पे लगाना है, जिससे कि मैं अपनी एजेंसी को वायरल कर सकूं, लोगों तक अपनी एजेंसी पहुंचा सकूं। इसमें हो सकता है कि आपके विजिटिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो, लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन हो, फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, कुछ भी हो सकता है जिस भी तरह आप काम करना चाहते हो। लेकिन आपको एक मार्केटिंग बजट बना के अब काम करना पड़ेगा। उसके बाद है दोस्तों लैक ऑफ टीम मैनेजमेंट, कि मैं अपनी टीम डेवलप नहीं करना चाहता। मैं सोचता हूँ कि सारे काम मैं खुद ही करूँ। जो भी प्रीमियम जमा कराना है, कस्टमर को फोन करना है, नई बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्टिंग करनी है, रिमाइंडर कॉल करना है, अप्रोच के लिए करना है, कुछ भी है मैं खुद ही इसमें लगा रहा हूँ। तो आपको अब उससे ऊपर उठना पड़ेगा और आपको एक टीम बनानी पड़ेगी जो आपके लिए वर्क करके रहे। और आपको जो है, आपके जो मेन फोकस है लोगों से मिलना, बातें और मुलाकातें, बातें और मुलाकातें आपको केवल उस पर फोकस करना पड़ेगा। बाकी सारा काम आपको अपनी टीम के ऊपर डेलीगेट करना पड़ेगा। नो डेली शेड्यूल, की जो सक्सेसफुल एडवाइजर होते हैं वो एक दिन पहले ही अपना शेड्यूल बना लेते हैं कि नेक्स्ट डे मेरे को क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, मेरा शेड्यूल किस तरह काम करेगा। लेकिन जो बहुत से एडवाइजर जो इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं उनका रीजन यही होता है कि उनके पास कोई शेड्यूल नहीं होता, कोई टू डू लिस्ट नहीं होती। सुबह जब उठते हैं तो सोचते हैं कि मैं आज कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, किसके पास जाऊँ। तो आपको डेली शेड्यूल एक दिन पहले का ही बना के रखना है। नो रिपोर्टिंग, कि हम किसी को रिपोर्ट नहीं करते, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर, अपने सीएलआई, अपने सुपीरियर को रिपोर्ट नहीं करते। दोस्तों मैंने 3 साल प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम किया है। तो वहाँ पे हमारे लिए कंपलसरी था कि इवनिंग में जब हमें लॉग आउट करना होता था तो हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी कि पूरे दिन में हमने क्या क्या एक्टिविटी करी, किस तरह से हमने उसको काम करके दिया पूरे दिन में कंपनी के लिए। और हर 15 दिन में जो टीम लीडर थे वो उसकी रिव्यू करते थे कि जो एक्टिविटी हो रही है वो हमारे जो अलाइनमेंट है, गोल सेटिंग, उसके अकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। तो उससे हमें पाथ मिलता था कि हम एक सही पाथ पे हूँ। आप भी ये रिपोर्टिंग करना अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स को, सीएलआई को डेली चालू कीजिए। उससे उनको भी विश्वास होगा कि जो मेरे ये एडवाइजर है इस बिजनेस को, एजेंसी को थोड़ा सीरियस ले रहे हैं। तो वो भी आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। और आपको भी 15 दिन 20 दिन बाद एक रोड मैप मिलेगा कि मैं रिपोर्टिंग में क्या लिख रहा हूँ, कि मैं आज तो किसी भी लोग से नहीं मिला, मैंने आज केवल 1 घंटा काम किया। अगर मैं ऐसे काम करता रहूंगा तो मैं इस इंडस्ट्री से ज्यादा अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो वहां पे आपके लिए भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये डेली रिपोर्टिंग बहुत बड़ा टूल है जो आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। और उसके बाद जो लास्ट है दोस्तों होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो पाता, मैं नई नई स्किल्स नहीं सीख पाता। मुझे अब कम्युनिकेशन स्किल सीखनी पड़ेगी, पीपल मैनेजमेंट स्किल सीखनी पड़ेगी, नेगोशिएशन स्किल सीखनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन स्किल सीखनी पड़ेगी। जब तक आप हम इस स्किल्स में माहिर नहीं होते तब तक हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो रहता है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हम इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है दोस्तों? तो आप एक बार ये 4 स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4 पॉइंट्स ही हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 4 पॉइंट्स ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो 12 रीजन है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर होंगे। अगर क्लियर है तो एक बार आप चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे का स्क्रीन शेयर करेंगे। क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दीजिएगा। दोस्तों जो आज की रिकॉर्डिंग है और जो ये पीपीटी है इसका पीडीएफ बना के हम ग्रुप में शेयर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब हमारे फ्री ट्रेनिंग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जुड़े होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो मैं डिजिटल पब्लिसिटी मुन्ना जी को कहूंगा कि एक बार वो
ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, जिससे कि सब उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि हम आज का जो रिकॉर्डिंग है और इसका जो पीडीएफ है ये पूरा हम उस ग्रुप में शेयर करेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसका पीडीएफ भी उसमें ही मिलेगा। और इसके अलावा उस ग्रुप में जो डिजिटल पब्लिसिटी वाले हैं वो 2 से 3 कॉम्बिनेशन के आपको बैनर भी शेयर करेंगे, जिसको आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, लिंक उन्होंने शेयर कर दिया होगा, आप ग्रुप में ज्वाइन कर जाइए। अब जो बात करेंगे दोस्तों वो 16 छोटे छोटे सेलिंग आइडियाज पे बात करेंगे। सबसे पहला है कि ऑलवेज प्रेजेंट कंसेप्ट बिफोर द प्लान। अब आपको उस तरह के इंश्योरेंस एडवाइजर्स की कैटेगरी में आना है जो कंसेप्ट प्रेजेंट करे प्लान से पहले। पहले हम क्या करते थे कि सीधा प्लान लेके जाते थे कि सर जीवन उमंग आया है, जीवन आनंद आया है, लेकिन अब आपको उससे ऊपर उठ के कंसेप्ट बताना है सबसे पहले कि हमें सेविंग क्यों जरूरी है, इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। उसके बाद आप अपना प्लान रख सकते हैं कि मेरा जो ये प्लान है, मेरा जो प्रपोजल है, उसमें आपकी किस तरह हेल्प करेगा। दूसरा है ऑलवेज सेल इन कॉम्बिनेशन। आप कॉम्बिनेशन में सेल करने की ट्राई कीजिए, जैसे आप जीवन उमंग और जीवन आनंद का कॉम्बिनेशन दे दीजिए, जिससे कि कस्टमर को एक मैच्योरिटी भी मिल जाएगी और मनी बैक भी मिलता रहेगा एज ए सर्वाइवल बेनिफिट, और लाइफ टाइम इंश्योरेंस भी चलता रहेगा। आप जीवन आनंद जीवन लक्ष्य का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं कि फैमिली भी पहले सुरक्षित रहेगी अगर कस्टमर की पहले डेथ हो जाती है, और बाद में भी कस्टमर की डेथ के बाद भी फैमिली को एक अमाउंट मिलेगा, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। तो इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन आप खुद बना के सेल करिए, जिससे कि आपको एक एज मिलेगा जो दूसरे कस्टमर को मिलता है। आजकल जो भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है दोस्तों, वो अपने जो कॉम्बिनेशन है वो इनबिल्ट कॉम्बिनेशन बना के आ रही है। अभी मैं परसों एक जने से मिला था तो कह रहा है कि टाटा ने बड़ा अच्छा एक प्रोडक्ट निकाला है कि 2.5 लाख रुपए उनको देने हैं और 15 साल तक देने हैं, और उसके बाद उनको कोई पैसा नहीं देना, और 40 साल में उनको मैच्योरिटी मिल जाएगी, और 2.5 लाख रुपए में स्टार्ट से ही उनको 1 करोड़ रुपए का रिस्क कवर है। तो उन्होंने, मैंने जब उस प्रोडक्ट को देखा तो उन्होंने टर्म इंश्योरेंस और यूलिप और एक छोटा सा एंडोमेंट डाल के 3 प्रोडक्ट का मिक्स करके ही अपने आपस में बना दिया है। 2.5 लाख रुपए में से उनका कुछ पार्ट टर्म इंश्योरेंस का चला गया, कुछ यूलिप का चला गया, कुछ एंडोमेंट का चला गया, और 40 साल की उन्होंने टर्म दे दी है। तो इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन आपको भी बनाने पड़ेंगे अगर आपको अपने कॉम्पिटिशन्स को ब्रेक करना है। उसके बाद है स्टार्ट मैच्योरिटी। हमेशा मैच्योरिटी से स्टार्ट कीजिए कि सर मेरा जो प्रपोजल है इसमें आपको 25 साल बाद बच्चे की मैरिज के लिए 40 लाख रुपए मिलेगा। ये मेरा जो प्रपोजल है इसमें आपको 20 साल बाद, 21 साल बाद बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए 28 लाख मिलेगा। सर जो मेरा जो प्रपोजल है इसमें आपको रिटायरमेंट के समय 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो हमेशा मैच्योरिटी से स्टार्ट कीजिए, और मैच्योरिटी से कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट होंगे वो बताइए, उसके बाद फिर आप प्रीमियम बताइए। उसके बाद है नेवर सेल सम एश्योर्ड, ऑलवेज सेल ड्रीम अमाउंट। कि हम हमेशा कहते हैं कि सर 10 लाख 5 लाख की पॉलिसी ले लो। आप कस्टमर से कहिए कि सर बच्चे की एजुकेशन के लिए अगर 20 लाख रुपए मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या 40 लाख रुपए मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब हम सम एश्योर्ड बताते हैं तो कस्टमर बार्गेनिंग करता है कि नहीं 10 लाख की नहीं 5 लाख की पॉलिसी दे दो, प्रीमियम ज्यादा आ रहा है। लेकिन जब आप ड्रीम अमाउंट सेल करोगे कि सर बच्चे की एजुकेशन के लिए 30 लाख रुपए मिले ज्यादा अच्छा रहेगा, या 50 लाख मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वो कस्टमर को मिलने वाला पैसा है, तो कस्टमर वहां पे बार्गेनिंग नहीं करेगा। वो कहेगा कि 50 लाख मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सर इसके लिए हमें इतने लाख की सम एश्योर्ड की पॉलिसी बनेगी, इतना प्रीमियम जमा करना है। तो ड्रीम अमाउंट से आप स्टार्ट कीजिए। डबल द प्रीमियम अमाउंट, ये ट्रिक्स है जो काफी एडवाइजर यूज करते हैं। जब उनका सब पेपर फॉर्मेलिटी प्रपोजल फिनिश हो जाता है तो कस्टमर से वो लास्ट में चीज कहते हैं कि सर ये जो भी हमने बेनिफिट दिखाए हैं कि मैच्योरिटी पे आपको 30 लाख मिलेगा, फैमिली को पहले दिन से 10 लाख का इंश्योरेंस है, एक्सीडेंशियल 20 लाख का है, ये डबल हो सकता है। तो आपके जो सारे बेनिफिट है वो डबल हो जाएंगे, आपको मिलने वाला पैसा 30 की जगह 60 लाख मिलेगा, फैमिली का भी जो
सिक्योरिटी है वो भी डबल हो जाएगा। तो कस्टमर पूछता है कि कैसे होगा कि सर जो आज आपने चेक दिया है, ये सालाना दिया है, इसको मैं हर 6 महीने बाद लेने आ जाया करूंगा, तो ये जो पॉलिसी है इसके सारे बेनिफिट डबल हो जाएंगे। तो बातों में से इंश्योरेंस एडवाइजर ने क्या किया कि पॉलिसी को हाफ ईयरली कर दिया। हाफ ईयरली करने से वो बेनिफिट डबल हो गए। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि आप अपना प्रेजेंटेशन, अपना सम एश्योर्ड, अपना प्रीमियम डबल कर सकते हैं। एक्ट लाइक ए बिजनेस माइंडसेट। अब आपको बिजनेस माइंडसेट की तरह काम करना पड़ेगा। हमेशा जब भी कस्टमर से मिलें तो अपना विजन और मिशन स्टेटमेंट सबसे पहले उन्हें बताएं कि सर मैं एक मिशन पे हूँ कि मैं जिससे भी कांटेक्ट में आऊँ उनको मैं फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दूं, जिससे कि कभी भी उनकी फैमिली या उनको कभी भी फाइनेंस की दिक्कत ना आए फ्यूचर में। और उसके बाद फिर आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो एक मिशन स्टेटमेंट हमेशा आपको रखनी पड़ेगी जो से बिजनेस माइंडसेट रखते हैं। उसके बाद सातवां है दोस्तों कि हमेशा कस्टमर का विजिटिंग कार्ड आप मांगने की कोशिश कीजिए, उसके साथ उनका डेट ऑफ बर्थ और मैरिज मैरिज एनिवर्सरी डेट की डिमांड कीजिए। क्योंकि जब आप डेट ऑफ बर्थ और मैरिज एनिवर्सरी डेट की डिमांड करते हैं तो कस्टमर के टच पॉइंट कहलाते हैं, जिससे कि आप अपने कस्टमर्स को टच कर सकते हो। उनका बर्थडे विश करना, एनिवर्सरी विश करना, जो भी फेस्टिवल्स है उन पे विश करना। ऐसा कहा जाता है कि एक सेल्समैन को एक साल में 12 से 15 बार 12 से 15 बार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने कस्टमर को टच करना चाहिए। इसमें डेट ऑफ बर्थ और मैरिज एनिवर्सरी डेट एक मुख्य डेट्स है। तो हमेशा विजिटिंग कार्ड जब लें तो इन दो डेट्स के साथ लेने की कोशिश कीजिए। हमेशा प्रोडक्ट जो है वो फोन पे सेल करने की कोशिश मत कीजिए। हमेशा फोन पे अपॉइंटमेंट सेल करने की कोशिश कीजिए। कस्टमर आपसे कह सकते हैं कि मेरे को फोन पे समझा दो, तो आप कह सकते हो कि सर जो ये प्रोडक्ट्स हैं इसमें मैं आपको कुछ चीजें दिखाना और बतलाना चाहता हूँ जो फोन पे पॉसिबल नहीं है। तो उन्हीं चीजों को दिखलाने और बतलाने के लिए और ये प्रोडक्ट किस तरह काम करता है और आपकी लाइफ में किस तरह वैल्यू ऐड कर सकता है, वो सब शेयर करने के लिए मैं आपसे केवल 25 मिनट या 30 मिनट की अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ, मीटिंग लेना चाहता हूँ। तो आज शाम को ठीक रहेगा या कल सुबह। तो हमेशा जब भी कस्टमर फोन पे आपसे कहे समझा दो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये बात करनी है कि आप उनसे किसी तरह फिजिकल अपॉइंटमेंट ले लें। जूम पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों, हमेशा जो अपॉइंटमेंट है वो घर पे लेने की कोशिश कीजिए। कई बार क्या होता है कि कस्टमर कहता है कि मेरे ऑफिस आ जाओ या जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहां पे आ जाओ। जब कस्टमर जॉब करता है वहां पे आपको डिस्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है कि काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। और घर और अपने ऑफिस में कस्टमर अपने आप को बॉस की तरह फील करता है। तो एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर जब आप उनको समझाओगे बीमा और उनको ऑर्डर दोगे कि इस प्रपोजल फॉर्म पे साइन कर दीजिए, चेक दे दीजिए, तो उनको लगता है कि ये एडवाइजर मेरे को कमांड क्यों दे रहा है, यहाँ का तो बॉस मैं हूँ। लेकिन जब आप घर पे जाते हो तो वहां पे वो एज अ फैमिली मैन होता है। तो उनकी जो सिक्योरिटी होती है माइंड में, वो फैमिली के लिए होती है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो बहुत ज्यादा काम करता है। तो ऑलवेज ट्राई टू टेक अपॉइंटमेंट एट होम। और जब भी आप जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ अच्छी किताबें, बुक्स ऐसी लेके जाइए कस्टमर को जो उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। फाइनेंस से रिलेटेड बुक हो सकती है, मनी से रिलेटेड बुक हो सकती है, पर्सनल डेवलपमेंट की बुक हो सकती है। इस तरह की आप बुक्स अपने कस्टमर को दीजिए। मेनली आप दीजिए फाइनेंस से रिलेटेड और मनी से रिलेटेड, जो कस्टमर की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। पेरेंटिंग की भी कुछ बुक्स आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं अगर वो न्यूली मैरिड है और न्यूली उनके किड हुए हैं। ऑलवेज ट्राई टू डू पीडीएम एट ऑफिस। पीडीएम क्या होता है दोस्तों कि अब जो पॉलिसी है वो बाय पोस्ट पहुंचती है। तो कस्टमर से आप कहिए कि सर हमको एक पीडीएम रखनी है। पीडीएम मतलब पॉलिसी डिलीवरी मीटिंग, कि जब आपके पास पॉलिसी डिलीवर हो जाएगी तो मैं आपके ऑफिस में आऊंगा और आप वो पॉलिसी लेके आ जाएगा। मैं उसमें चेक कर लूंगा कि जो हमने प्रपोजल दिया था वो सब बराबर है, जो हमने इसमें राइडर्स दिए हैं वो सब बराबर है, कमेंसमेंट डेट, प्रीमियम सब बराबर है, आपका जो नॉमिनी है उनका नाम का स्पेलिंग, प्रपोजल के नाम का स्पेलिंग और एड्रेस, फोन नंबर सब बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं एक पीडीएम रखूंगा और उसमें मैं आपके ऑफिस में आके मिलना चाहता हूँ। जब आप ऑफिस में जाओ तो कस्टमर के लिए दोस्तों केक ले जाइए, या जो आप जिस फाइल में देते हो उसको अच्छे से सजा के लेके जाइए, जैसे रिबन रिबन लगा के काफी एडवाइजर देते हैं। तो जब आप इस तरह का प्रेजेंटेशन उनके ऑफिस में दोगे
तो ऑफिस में भी लगता है कि कोई प्रोफेशनल एडवाइजर है जो अलग डिफरेंट काम कर रहा है, और वहां से भी आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है नए बिजनेस का। उसके बाद है दोस्तों, डेली नए फ्रेंड बनाने की कोशिश करते रहिए। एक बुक है आइस ब्रेकर्स, बहुत अच्छी बुक है, जिसमें ऐसे तरीके दिए गए हैं कि किस तरह आप नए दोस्त बना सकते हैं और लोगों से बीमे की बात कर सकते हैं। आइस ब्रेकर उस बुक का नाम है। उसके बाद है दोस्तों, हमेशा रेफरेंस लेने की कोशिश करते रहिए। हमेशा लोगों से रेफरेंस मांगिए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप रेफरेंस मांगिए लोगों से। आपने देखा होगा कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड वाले और डेबिट कार्ड वाले के फोन आते हैं, हम उनको मना कर देते हैं, लेकिन वो तब भी लास्ट में कहते हैं कि सर कोई रेफरेंस दे दीजिए, आपका कोई दोस्त या रिलेटिव डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेना चाहे। तो हमेशा आपको भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, हमेशा रेफरेंस मांगना है। उसके बाद है दोस्तों, वायरल योर एजेंसी। अपनी एजेंसी को आपको वायरल करना है। उसके लिए जैसे हमने शुरू में बताया था कि आपको एक मार्केटिंग बजट रखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अपने एरिया में छोटे छोटे होर्डिंग्स लगवाइए, डिफरेंट डिफरेंट डेज पे आप एक्टिविटी कीजिए। वो भी हम डे डिस्कस करेंगे कि आने वाले जो 3 महीने में क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिस पे आपको काम करना है। और पॉलिसी सर्विस और पॉलिसी होल्डर सर्विस में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। पॉलिसी सर्विस होती है कि मैं प्रीमियम जमा करा दिया, रसीद दे दी कस्टमर को, मैंने स्टेटमेंट दे दी। पॉलिसी होल्डर सर्विस होता है कि मैं कस्टमर की लाइफ में क्या एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। और उसके बाद है दोस्तों, आस्क आस्क आस्क। हमेशा कस्टमर से रेफरेंस मांगते रहिए, नए पॉलिसीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट से बात करते रहिए। उनसे पूछते रहिए कि सर कोई और जरूरत हो, कोई और इन्वेस्टमेंट बच्चे के लिए, भाभी के लिए चाहिए। तो ये 16 शॉर्ट पॉइंट्स हैं जिस पे आप वर्क कर सकते हैं। तो आप चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में हो या आप चाहे इंश्योरेंस में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में ये स्ट्रेटेजी बहुत सिखाई जाती है कि, क्योंकि वहां पे जो रिजेक्शन रेशियो है बहुत ज्यादा है। 100 में से 3 लोग वहां पे जुड़ते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 100 में से 20 से 25% का रेशियो है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 4 से 5% का है। तो वहां पे SW स्ट्रेटेजी उनको सिखाई जाती है। उनसे कहा जाता है ट्रेनिंग में सम विल, कि आप जब लोगों के पास जाओगे, उनको अपना प्लान दिखाओगे, अप्रोच करोगे, तो सम विल कि कुछ लोग आपकी बात सुनेंगे, कुछ लोग आपके साथ जुड़ेंगे, कुछ लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाएंगे। सम वॉन्ट, कुछ लोग आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे, मुंह पे मना कर देंगे कि बिल्कुल बकवास है, याद है, बिल्कुल बेकार चीज है, तुम भी छोड़ दो। सो वट, इससे कोई कभी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समवन स्टिल वेटिंग, क्योंकि आप जब लोगों से मिलते रहोगे, बात करते रहोगे, तो कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है, जो आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके बिजनेस का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए आपका इंतजार कर रहा है। तो ये SW स्ट्रेटेजी आपको भी अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करनी है कि जब मैं इंश्योरेंस समझाने जाऊंगा, तो कुछ लोग मुझसे बीमा लेंगे, कुछ लोग मेरी बात सुनेंगे, उनको अच्छा लगेगा। कुछ लोग मेरे मुंह पे मेरे को रिजेक्ट कर देंगे कि तुम्हारी कंपनी बिल्कुल बेकार है, इंश्योरेंस किसी काम का नहीं है। सो वट, उससे मुझे कभी कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज मैं जब अपने काम में लगा रहूंगा, तो मुझे बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो बीमा लेने के लिए तैयार बैठे हैं। तो होपफुली आपको ये SW स्ट्रेटेजी भी क्लियर होगी दोस्तों। उसके बाद क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए। उसके बाद फिर हम एक रिटायरमेंट का छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। अभी तक का आपको सबको क्लियर है? 16 स्मॉल सेलिंग पॉइंट्स, SW स्ट्रेटेजी। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है आपको? नई लर्निंग कुछ मिल रही है? ये जो भी हम अभी बता रहे हैं ना, इसका मैं पूरा PDF आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग और जो इसका PDF है हम केवल ग्रुप में ही शेयर कर पाएंगे, क्योंकि वो ग्रुप ही एक ऐसा माध्यम होगा जिसके थ्रू हम टच में रह पाएंगे। तो मुन्ना जी एक बार आप और उसका लिंक शेयर कर दीजिए। उसमें आपको आज का रिकॉर्डिंग जो हम ये बता रहे हैं उसका पूरा PDF, और 3 ई-बुक जो आपको डिजिटल पब्लिसिटी वाले फ्री में देंगे, और इसके बाद वो 2-3 कॉम्बिनेशन के पोस्टर भी आपको शेयर करेंगे शाम तक, जिसको आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, कस्टमर को भेज सकते हो।
तो आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा, आपको सारा कम्युनिकेशन क्योंकि उस ग्रुप के थ्रू ही मिलेगा। तो आगे चलते दोस्तों, एक कंसेप्ट और डिस्कस करना है। $16,425 जो आप रिटायरमेंट के लिए यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों। आप अपने विजिटिंग कार्ड पे 16,425 प्रिंट कराइए और उसके पीछे करवाइए कि क्या आप इस फिगर को जानते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफ में काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है या काफी आपको निराश कर सकती है। इस तरह का आप कुछ इंग्लिश में भी लिखवा सकते हो। तो अगर आप विजिटिंग कार्ड पे नहीं करना चाहते तो इस तरह के आप कुछ व्हाइट पेपर रखिए छोटे, होपफुली विजिबल होगा, और उस पे आप रेड पेन, रेड मार्कर या ब्लू मार्कर से 16,425 लिखिए और कस्टमर से पूछिए कि सर ये क्या है, 16,425 क्या है। कस्टमर कह सकता है कि ये किसी की मंथली सैलरी है, हो सकता है किसी का मंथली एक्सपेंसेस है, हो सकता है किसी के बच्चे की मंथली एजुकेशन फीस है, हो सकता है किसी का मंथली ये बैंक बैलेंस है। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको आंसर मिलेंगे। तो कस्टमर से बताइए कि सर 16,425 एक फिगर है जो कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने अज्यूम किया कि एक जो पर्सन है अगर 60 साल पे रिटायर होता है और वो 75 ईयर्स तक सरवाइव करता है, 60 साल पे रिटायर हुआ, 75 ईयर्स तक सरवाइव किया, मतलब 15 साल उन्होंने सरवाइव किया। अब इन 15 साल में वो दिन में 3 बार सर्वाइवल के लिए खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो 15 साल में 3 दिन के हिसाब से वो 16,425 बार फूड का कंजम्पशन करेंगे। उनको फूड की रिक्वायरमेंट होगी। तो 16,425 एक फिगर है कि सर अगर आप 60 साल पे रिटायर होते हो, 75 साल तक सरवाइव करते हो, तो 16,425 बार आपको खाना लगेगा। अब एक बार के खाने की कॉस्ट अगर 150 रुपया है, एक बार के खाने की कॉस्ट अगर 150 रुपया है, तो आप 16,425 मल्टीप्लाई बाय 150 कीजिए, तो ये फिगर आती है दोस्तों लगभग लगभग 24,63,000, राउंड फिगर में 25 लाख रुपए। तो कस्टमर से कहिए कि सर 25 लाख रुपए गारंटेड, विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी स्पेकुलेशन, 25 लाख रुपए आपको केवल खाने के लिए लगेगा रिटायरमेंट पे। गारंटेड जो है ये चाहिए ही चाहिए, इसके साथ आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसके साथ आप कोई भी स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, ये आपको गारंटेड चाहिए। सर 25 लाख रुपए आपको लगेगा, अब आपकी वाइफ भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप खाना खा लो तो आपकी जो धर्म पत्नी जो आपकी वाइफ है उनको अपने आप खाना लग जाएगा, उनको भी ये 3 टाइम्स फूड की जरूरत पड़ेगी। तो 16,425 बार वो भी खाना खाएंगी। तो 25 लाख आपके, 25 लाख उनके, 50 लाख रुपए टोटल फिगर होती है जो आपको गारंटेड चाहिए। ये वर्ड्स आप दोस्तों बार बार इम्फेसिस कीजिए अपनी प्रेजेंटेशन में कि सर ये 50 लाख गारंटेड होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, विदाउट एनी स्पेकुलेशन होना चाहिए। तो ये कहाँ से आएगा, क्या इसका आपके पास इंतजाम है गारंटेड का, ये आपको कस्टमर से पूछना है। और आपका कस्टमर की एज 30 साल, 35 साल, 40 साल भी है और 60 साल वो रिटायरमेंट एज एक्सपेक्ट करते हैं, दोस्तों इसमें आपको 50 लाख की मैच्योरिटी के लिए बहुत इजीली 25-30 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी मिलेगी और आपको उसमें प्रीमियम बहुत अच्छा आएगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत एडवाइजर्स तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप समझा सकते हो कि सर देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ रही है, कि 1970 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 48 ईयर्स थी। इसका मतलब कि हम वर्क करते थे, काम करते करते ही हम डिमाइस हो जाते थे, तो हमें रिटायरमेंट की जरूरत नहीं थी। लेकिन 2020 के बाद या 2020 के बाद जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके लिए हमें रिटायरमेंट प्लानिंग का प्रोविजन करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए वो 50 लाख का इंतजाम हमें लगेगा। क्लियर है दोस्तों आपको? 16,425 वाला बहुत पावरफुल है। केवल एक छोटे से पेपर और रेड पेन से आप इसका यूज करके अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं।
क्लियर है आप सभी को 16,425 फिगर कैसे समझाना है? ये भी जो हमने दिखाया था ये भी हम ग्रुप में डाल देंगे, आपको उस पीडीएफ में ही मिलेगा। तो इस पे आप काम कीजिए और लोगों को डेली 16,425 का इंपोर्टेंस बताइए। वेंकटेश्वर जी, इसका ना हम आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, क्योंकि हमें अभी अभी आगे और भी बहुत चीजें कवर करनी है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंस आने वाले डेज हैं जिसके लिए आपको एज अ बिजनेस माइंडसेट सीखना है, बिजनेस माइंडसेट वर्क करना है, वो हम आपको बताएंगे। तो आप इसको रिकॉर्डिंग में एक बार प्लीज सुन लीजिएगा, या लास्ट में जब हम अपना सेशन एंड करेंगे तो आप रुक जाइएगा, मैं इसको दोबारा इसको एक बार ले लूंगा, क्योंकि पहले जो करिकुलम है हम उसको कवर कर देते हैं, इसका लास्ट में मैं 16,425 आपको दोबारा बता देता हूँ। उसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ब्रांड ट्रेसी की बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। इनकी सेल्फ सेल्स के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं। वो कहते हैं कि टेक ऑल द ट्रेनिंग यू कैन गेट, वन गुड आइडिया इज ऑल यू नीड टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम हार्ड वर्क। कि आपको कितने भी तरह की जो भी ट्रेनिंग मिल रही है सब वो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा आइडिया आपकी जो बरसों की मेहनत है उसको कम कर सकता है। यहाँ पे सर थोड़ा वाईफाई का ना डिस्टरबेंस है दिल्ली में आज, क्योंकि बेमौसमी हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, तो उसकी वजह से वाईफाई बीच बीच में आ रहा है जा रहा है, तो थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क का यहाँ इश्यू आ रहा है। तो मैंने अपना वीडियो बंद कर दिया, आप सब भी अपना वीडियो बंद कर देंगे तो नेटवर्क थोड़ा तेज हो जाएगा। तो आप सब भी अपना वीडियो बंद कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको कुछ बायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए, जिसमें मोहम्मद अली जी की, मिल्खा सिंह, विराट कोहली, इन्होंने जो माइंडसेट है उसके और रिजेक्शन से कैसे ओवरकम हुए हैं इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया है। तो इन दो को मैं आपको बहुत रिकमेंड करूंगा, ब्रेन ट्रेसी और मोहम्मद अली। इनकी जो बुक्स हैं, आप बुक रीडिंग का बहुत हैबिट डालिए, उनसे आपको बहुत आइडिया मिलेंगे। ये जो 16,425 कंसेप्ट है, इसको हम अभी एट द एंड ऑफ द सेशन एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे। एक 2 मिनट में छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी है दोस्तों, आज रात को हमारा एक सेशन होने वाला है कंसेप्ट मास्टरी के ऊपर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस किस तरह डिफरेंट डिफरेंट 10 से 11 कंसेप्ट का यूज करके आप कस्टमर को सेविंग और लाइफ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस बता सकते हो, बिना बीमे की बात कहे। उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट यूज करेंगे, जैसे सीडीआर कंसेप्ट, आरआरआर कंसेप्ट, जीवन संस्कार कंसेप्ट, फाइनेंशियल चाइल्ड कंसेप्ट, 4 टाइप ऑफ फैमिली कंसेप्ट, असेट और लाइबिलिटी कंसेप्ट, 4C कंसेप्ट, टू पेन कंसेप्ट, हैंड राइटिंग कंसेप्ट। इस तरह के कंसेप्ट होंगे जो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। इसका जो इन्वेस्टमेंट है केवल 251 रुपीज है। और कल अक्षय तृतीया पे जो इनके ऑर्गेनाइजर हैं बीमा बड्डी डिजिटल पब्लिसिटी वाले, उन्होंने स्कीम दी थी कि आपको 99 रुपीज का एक टेक्स्ट मैसेज का पैकेज है, जिसमें 60 कॉम्बिनेशन हैं, जो आपको 60 कॉम्बिनेशन विद प्लान डिटेल्स के साथ मिलेंगे। जो इसमें एनरोल करता है तो कॉम्प्लीमेंट्री उनको मिलेगा। कल ये स्कीम थी, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर जो आज इसमें रजिस्टर करना चाहें तो उनको भी उस स्कीम का फायदा दे सकें। तो 23 अप्रैल, मतलब कि आज रात को 8 बजे से लेके 10 बजे तक ये 2 घंटे का सेशन होगा, 10 से 10:15। तो कोई भी इसमें एनरोल होना चाहे तो ये जो नंबर है 7557 781 681, इस पे 251 रुपीज भेज के आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ऑलरेडी 100 से ज्यादा मेंबर्स रजिस्टर हो चुके हैं।
तो आप भी ये कंसेप्ट सीख सकते हैं, जिससे कि आप लाइफ इंश्योरेंस की बात किए बिना लोगों को सबसे पहले कंसेप्ट बता के उसके बाद अपना प्लान बता सकते हैं। तो आज रात को ये सेशन है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्कैनर्स हैं और ये नंबर है 7557 781 681। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे है। इसी नंबर पे आपको केवल पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट आपको उन्हीं को भेजना है। उसके बाद वो आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। तो 251 रुपीज इसका चार्जेस है दोस्तों। आगे चलते हैं। उमंग को 3G कंसेप्ट अगर आपको किसी को समझाना है तो मैं आप सबसे कहूंगा कि जो स्लाइड है इसका आप कलरफुल प्रिंट निकालिए, जो मैं अब एग्जांपल समझाऊंगा इसका कलरफुल प्रिंट निकालिए, उसको लेमिनेशन कराइए। सबसे पहले आप इस एग्जांपल को समझाइए कि सर इस इंडस्ट्री में राज कपूर जी हैं और उनके बेटे ऋषि कपूर हैं। राज कपूर जी एक प्रपोजल देते हैं जीवन उमंग का अपने बेटे ऋषि कपूर जी के लिए, जिनकी एज 15 साल है। राज कपूर जी प्रपोजल देते हैं ऋषि कपूर के लिए जिनकी एज 15 साल है, जीवन उमंग का। अब ऋषि कपूर जी जब 30 इयर्स के हो जाएंगे तो हम ये पॉलिसी असाइन करेंगे राज कपूर जी के नाम पे। लेकिन असाइन कब करेंगे? जब ऋषि कपूर जी 18 साल के हो जाएंगे। जब हम उस पॉलिसी में डीए भी ऐड करवाएंगे तभी आप उस पॉलिसी में असाइनमेंट भी ऐड करवा लीजिएगा। तो जब ऋषि कपूर जी 30 इयर्स के हो जाएंगे तो ये पॉलिसी सर्वाइवल बेनिफिट देना चालू कर देगी, क्योंकि हमने इस पॉलिसी में राज कपूर जी को असाइनमेंट बना दिया है। तो सारे जो बेनिफिट है वो राज कपूर जी को मिलेंगे। तो सपोज कीजिए पॉलिसी 3 लाख रुपए सम एश्योर्ड की है, तो सबसे पहले राज कपूर जी को 3-3 लाख रुपए लाइफ टाइम मिलते रहेंगे उनकी लाइफ तक। राज कपूर जी को 3-3 लाख रुपए मिलते रहेंगे लाइफ टाइम उनकी लाइफ तक। ऋषि उसके बाद ऋषि कपूर जी को लगता है कि पॉलिसी का बेनिफिट अब मेरे को नहीं लेना, तो वहां पे वो असाइनमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच कर सकते हैं। तो उसके बाद जो 3-3 लाख रुपए राज कपूर जी को मिल रहे थे वो ऋषि कपूर जी को मिलना चालू हो जाएंगे। तो ऋषि कपूर जी चाहे चाहे तो जो 3-3 लाख रुपए वो अपनी लाइफ टाइम एंजॉय कर सकते हैं जब तक उनकी लाइफ है। और जब उनकी लाइफ एंड होगी, जब उनकी डिमाइस होगी, तो 3 लाख रुपए ऑटोमेटिकली ऋषि कपूर जी को ट्रांसफर होने लगेंगे, जो जो उनको ऋषि कपूर जी को उनकी लाइफ टाइम तक मिलते रहेंगे जब तक उनकी लाइफ है। और ऋषि कपूर जी की डेथ के बाद एक लमसम 2.5 से 3 करोड़ रुपए रणवीर कपूर को मिलेगा। तो सर देखिए कितना बढ़िया ये कंसेप्ट है कि राज कपूर जी ने पॉलिसी ली ऋषि कपूर के नाम पे, ऋषि कपूर जी से असाइनमेंट करवा लिया राज कपूर जी के नाम पे, और राज कपूर जी वो 3-3 लाख रुपए अपनी लाइफ टाइम तक एंजॉय करते रहे, जो था फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद ऋषि कपूर जी उसको लाइफ टाइम एंजॉय करते रहे 3-3 लाख रुपए का, जो था सेकंड जनरेशन। और उसके बाद इतना ही नहीं सर, 2 से 2.5 करोड़ रुपया 2 से 2.5 करोड़ रुपया रणवीर कपूर जी को भी मिला, जो था थर्ड जनरेशन। तो इन्वेस्टमेंट कितना? 3-3 लाख के हिसाब से 45 लाख रुपए। लेकिन वो 45 लाख रुपयों में से राज कपूर जी ने अपनी जिंदगी भर एंजॉय किया, ऋषि कपूर जी ने जिंदगी भर एंजॉय किया, और रणवीर कपूर जी को 2 से 2.5 करोड़ रुपए मिले। कितना बेहतरीन प्रपोजल है। आपको सबसे पहले ये बताना है और बाद में आप उनको ये कहना है कि सर ये सेम प्लानिंग आप चाहो तो अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हो। ये सेम प्लानिंग मैं आपको आपके बच्चों के लिए करके दे सकता हूँ। इस तरह से आपको इस प्रपोजल को यूज करना है। अब दोस्तों अप्रैल मई जून में कौन कौन से मेन डेज हैं आप उसको लिख लीजिएगा। 1 मई को आता है दोस्तों लेबर डे। तो जो भी आपके एरिया में लेबर्स का वर्क करते हैं, जैसे हमारे दिल्ली में एमसीडीज होता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होती हैं उनको आप अप्रोच कर सकते हो। आप उनको अप्रोच कर सकते हो लेबर डे के दिन। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि उनके पास भी उनके जो वर्कर्स होते हैं उसमें कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो उनके साथ काफी साल से जुड़े हुए हैं। तो आप उनसे कह सकते हो कि सर ये आपके साथ कितने लॉयल हैं, जब ये रिटायर होंगे तो हो सकता है आपकी कंपनी को उनको कुछ पैसा देना पड़े, लेकिन अगर आज आप कुछ एक पॉलिसी इनके नाम पे ले लेते हो जीवन लाभ, चाहे आप 10-16 दे दो, 15-21 दे दो, डिपेंड करता है,
कि जब ये कंपनी छोड़ के जाओगे तो कंपनी पे एकदम इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी मैच्योरिटी से आप उनको पैसे दिलवा दीजिए, इस कंपनी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, अगर वहां पे लोग काम करते हैं तो 10 साल 15 साल बाद उनको उनकी सैलरी का कुछ पार्ट देना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस प्रपोजल को लेके जाओगे एज अ लेबर डे के दिन, तो आपको एक अच्छा काम मिल सकता है। और जो भी आपके एरिया के एमसीडीज वाले हैं, जो भी इस तरह के लेबर हैं, उस पर आप फोकस कीजिए दोस्तों। तो फर्स्ट में जो आने वाला है लेबर डे, के बाद जो सेकंड डे है, 12 मई का आता है दोस्तों नर्स डे। तो आपके एरिया में जो भी हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ भी 10 15 20 नर्स का स्टाफ काम कर रहा है, आप उनके लिए कुछ एक्टिविटी कीजिए। कोई अच्छा सा ग्रीटिंग कार्ड बनवाइए, अपने लेटर हेड पे आप रखवा सकते हो कि जब कोरोना फैला था तो सब लोग जो डरे हुए थे, तब ये नर्स ही थी जिन्होंने पेशेंट की हेल्प करी, पेशेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी से उभारा। तो उसके लिए हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। आप किसी भी तरह उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, और बाद में वहां के डाटा लेके आप नर्सों से इंश्योरेंस की बात कर सकते हो, बीमा की बात कर सकते हो। उस वजह से टीचर डे आता है तो इस तरह के पॉकेट कार्ड काफी एडवाइजर बनवाते हैं, जिसमें फ्रंट में ये टीचर्स डे का एक कंसेप्ट होता है, अंदर 2 3 प्लान कॉम्बिनेशन होते हैं। तो उसी तरह नर्स डे के लिए भी आप एक्टिविटी में आप अपने लिए इस तरह का कुछ काम कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों 14 मई का आता है हैप्पी मदर्स डे। तो जो भी मदर्स जो वर्किंग है और जिनके सिंगल किड्स हैं, उनसे आप पूछो कि एक मदर का बच्चे की लाइफ में क्या रोल होता है। वो होता है फिजिकल रोल, इमोशनल रोल रोल और फाइनेंशियल रोल। फाइनेंशियल रोल में मदर का क्या क्या रोल है, आप उनसे बातों बातों में पूरी बातें निकलवाइए। और आपका जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है, वो फाइनेंशियल रोल निभाने में किस तरह माहिर है, किस तरह कारगर है, आप वो मदर्स डे पे उनको बताइए। तो आपका वहां से बहुत अच्छा इंश्योरेंस निकल सकता है कि आज 14 मई को आप रियल हैप्पी मदर्स डे बनाइए, अपने चाइल्ड का फ्यूचर को सिक्योर करके। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे आता है दोस्तों फैमिली डे, इंटरनेशनल फैमिली डे। इसमें आप लोगों के पास जाइए और एक कैंपेन चलाइए, मेरा परिवार बीमा परिवार, कि सर आपकी फैमिली में 3 जने 4 लोग हैं, हम इन सबका इंश्योरेंस करके एलआईसी की तरफ से बीमा परिवार हैप्पी परिवार का ट्रॉफी या सर्टिफिकेट, या अपने डीओ से ब्रांच में बुला के उनको फैसिलेशन करवाना, इस तरह का एक मुहिम चल रहा है। आप उस पर कस्टमर से बात कीजिए कि सर एक फैमिली तब हैप्पी फैमिली होगी जब वो फाइनेंशियली सिक्योर होगी अपने किसी भी फ्यूचर को लेके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेज पे आपको डिफरेंट डिफरेंट अपनी स्क्रिप्ट प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों 18 जून को आता है फादर्स डे। तो जो एक्टिविटी आपने मदर्स डे पे करी थी, सेम एक्टिविटी आपको फादर्स डे पे करनी है कि फादर का क्या रोल होता है, किस तरह वो फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली बच्चों की हेल्प करते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एज अ फाइनेंशियल टूल किस तरह बच्चे का हमेशा हेल्प करता रहेगा, वो आपको बताना है। 20 जून को जगन्नाथ यत्र यात्रा का डे होता है। तो इसके लिए आप कस्टमर को पूरा जगन्नाथ यत्र यात्रा का क्या हिस्ट्री है वो बताइए, जगन्नाथ यत्र यात्रा कैसे निकलते हैं वो बताइए कि सर जब जगन्नाथ यत्र यात्रा निकलती है तो हजारों लोग उस रथ को खींचते हैं। और इस रथ की एक खासियत होती है कि एक बार ये रथ निकलना चालू हो जाता है तो ये रुकता नहीं है, ये चलता रहता है, ये आगे बढ़ता रहता है, ये अनस्टॉपेबल हो जाता है। इसमें अगर एक हाथ छूटता है तो 2 हाथ उसको पकड़ लेते हैं रस्सी को आगे खींचने के लिए, 2 हाथ छूटते हैं तो 4 हाथ पकड़ लेते हैं, 4 हाथ छूटते हैं तो 6 हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन ये अनस्टॉपेबल होता है। ये रथ अगर एक बार चालू हो गया तो ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि बहुत से लोग उसमें मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद कस्टमर से पूछे कि सर आप भी अपने परिवार का रथ लेके निकले हो, आप उस रथ को अकेले खींच रहे हो और परिवार उस पर बैठा है, कल अगर किसी चांस आपको उस परिवार से हाथ छूट जाए तो कौन वो अदर पर्सन है जो उस रथ को डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। बहुत पावरफुल क्लोजिंग लाइन है दोस्तों, कि जो आप अपने परिवार का रथ खींच रहे हो अकेले, अगर कल आपका हाथ छूट जाता है उस रथ से, मतलब आप परिवार के साथ नहीं रहते,
तो कौन से वो अदर पर्सन है जो उस परिवार को उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। फिर आप उसमें अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट पुट कीजिए कि कैसे मेरा जो जीवन बीमा है, मेरा जो लाइफ इंश्योरेंस है, वो हेल्प करेगा फैमिली को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में। क्लियर है दोस्तों? आपको सभी को यहाँ तक क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दीजिएगा। तो ये इन डेज पे आपको मार्क करना है कि आप कैसे कैसे एक्टिविटी कर सकते हो, अपनी उसके लिए क्या प्रेजेंटेशन, क्या स्टोरी और क्या स्क्रिप्ट बना सकते हो। उसके बाद 21 जून को आता है दोस्तों योगा डे। योगा डे बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है अभी इंडिया में। तो बहुत से आपके एरिया के जो पार्क हैं, फिटनेस क्लब हैं, वहाँ पे लोग सुबह बहुत आते हैं योगा करने, एक साथ योगा करने। तो वहां पे आप उसको इनकैश कीजिए, वहां पे आप अपना कोई स्टैंडी लगा दीजिए, बैनर लगा दीजिए कि आप फाइनेंशियल, आप हेल्थ फिटनेस के लिए तो काम कर रहे हैं, हेल्थ फिटनेस पे काम करने का क्या नतीजा होगा कि आपकी जो लॉन्जिविटी है वो बढ़ जाएगी, कि आप 80-85 साल तक सर्वाइव कर जाओगे क्योंकि आप हेल्थ कॉन्शियस हो। लेकिन अगर आप हेल्थ के साथ साथ फाइनेंशियल फिटनेस पे काम नहीं करोगे, तो वो जो 60-65 साल के बाद जो पैसा लगेगा इतनी लंबी आयु तक जीने के लिए, वो कहाँ से आएगा। तो उसको आप लिंक करके अपना रिटायरमेंट बेनिफिट्स के प्लान उनको समझा सकते हैं। बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि इस दिन बहुत सारे लोग पार्क में आते हैं, तो आप पहले से ही इसका एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। लीफलेट बंटवा दीजिए, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करवा दीजिए, पार्क के बाहर कैनोपी लगवा लीजिए, स्टैंडी लगवा लीजिए, लेकिन आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा। उसके बाद दोस्तों 1 जुलाई को डॉक्टर डे आता है। तो जैसे आपने नर्स डे पे एक्टिविटी की थी, उसी तरह आपको डॉक्टर्स डे पे ये एक्टिविटी करनी है। और जो लास्ट टिप्स है दोस्तों की, यंगर जनरेशन पे फोकस कीजिए, जिनकी 18 से 45 साल तक की एज है। डेली 100 रुपए का कंसेप्ट समझाने की कोशिश कीजिए। अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे समझा सकते हो, बातों ही बातों में आप कैसे वो 100 रुपए पर डे की सेविंग करवा सकते हो। अगर इस तरह आप 70-80 पॉलिसी करते हो जो 100 रुपए पर डे की है, तो 36,000 रुपये प्रीमियम होता है, और आप नेक्स्ट 60-90 डेज में बहुत इजीली अपना जो पहला लक्ष्य एमडीआरटी क्वालिफाई कर सकते हो। प्रोस्पेक्ट बेस पे काम कीजिए। उसके लिए मैंने आपको इतने सारे डेज दिखाए हैं जो आने वाले 3 महीनों में आपको प्लान करना है। जूम वेबिनार करते रहिए, जूम के थ्रू लोगों को आप एंगेज रखिए और रेफरेंस मांगते रहिए। तो 100 रुपए पर डे का आप कैसे समझा सकते हो, शॉर्ट एंड स्वीट कंसेप्ट है। कस्टमर से पूछिए कि आपके डेली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितना है। सपोज कीजिए किसी कस्टमर ने कहा 500 रुपये, तो 500 रुपये कहाँ का यूज होता है? ग्रोसरी में, डेली हाउस होल्ड में, सब्जी में, दूध में, दही में। इस तरह मेरा दिन का 500 रुपये का खर्च है। दूसरा क्वेश्चन आप कस्टमर से पूछिए कि सर ये 500 रुपये आपका डेली जेब से जा रहा है, जो 500 रुपये आपका डेली जेब से जा रहा है, इसमें से वापसी कितना आएगा? कोई कुछ पैसा वापसी आएगा? तो आपके कस्टमर आपसे कहेगा कुछ भी वापसी नहीं आएगा, जो गया वो तो खर्चा गया। कस्टमर कहेगा जो आपका सर 500 रुपये है ना, उसमें केवल एक 100 रुपया ऐड कर लो। 500 की जगह आप सोचो मेरा दिन का खर्चा 100 रुपया हो रहा है और एक्स्ट्रा तो 600 रुपये हो रहा है, लेकिन उस 600 रुपये में से मैं आपको 350 रुपये वापसी दिलवा दूंगा। तो आपको कस्टमर से क्या कहना है कि सर आप 500 रुपये दिन का खर्चा तो कर ही रहे हो, आप उसमें 100 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो आपका खर्चा कितना हो गया? 600 रुपये। 500 रुपये में से कुछ भी वापस नहीं आ रहा था, एक भी पैसा वापस नहीं आ रहा था, लेकिन उस 600 रुपये में से मैं आपको 350 रुपये वापसी करवा दूंगा। तो इस तरह आप अपने कस्टमर से बात कर सकते हैं। तो इसमें हमने प्रेजेंटेशन कौन सी देनी है दोस्तों? इसमें जो हमने प्रेजेंटेशन दी है वो आपको जीवन लाभ देनी है। 7 लाख की पॉलिसी है, 36,000 रुपये प्रीमियम आएगा ईयरली, और जो मैच्योरिटी मिलेगी वो लगभग लगभग 19,68,000 मिलेगी।
तो 100 रुपए के हिसाब से कस्टमर ने दिए और लगभग 3.5 गुना आपने उसको रिटर्न दे दी। तो जो कस्टमर का खर्चा 500 रुपये था, वो आपने एक्स्ट्रा करवाया 100 रुपया, तो खर्चा हो गया 600 रुपया। 500 रुपये में से कुछ वापस नहीं आ रहा था, लेकिन केवल 100 रुपये ऐड करने से 350 रुपये वापसी आ जाएगा। आप ये डेली 10-15 लोगों से केवल बात बात में पूछिए, आपका एक एक दो दो पॉलिसी होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप इस प्रेजेंटेशन में महारत हासिल कर लेंगे। कुछ क्लोजिंग टेक्निक है जो आप विजुअलाइजेशन के थ्रू करवा सकते हैं। कि सबसे पहले आपको विजुअलाइज करना है कि कस्टमर ने पॉलिसी ले ली, आपने जो प्रेजेंटेशन दी बहुत फैंटास्टिक रही, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, बिल्कुल जो ऑब्जेक्शन भी आए वो मैंने बहुत इजीली हैंडल कर ली, और जो पॉलिसी बन गई है मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। जो सचिन था, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मैं ड्रेसिंग रूम में ही ये माइंड में विजुअलाइज कर लेता था कि मैं उस बॉलर को कैसे खेल रहा हूँ, मैं किस तरह शॉट मार रहा हूँ, किस तरह मैं अपनी एक्टिविटी कर रहा हूँ ग्राउंड में, किस तरह मैं डिफरेंट डिफरेंट बॉलर्स को खेल रहा हूँ। मेरी 100 हो चुकी है, मैंने अपना हेलमेट उतार के अपना बैट सबको दिखाया, वो विजुअलाइज करता था, जिसके कारण वो जो विजुअलाइजेशन कर पाया वो ग्राउंड में दिखा पाते थे। तो आपको भी अपने कस्टमर, आप सबसे पहले आपको विजुअलाइज करना है, उसका कस्टमर को विजुअलाइज कराइए कि सर आपका बेटा 18 साल का हो गया, उन्होंने एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस था क्रैक कर लिया, अब आपके बेटे को मनपसंद एडमिशन मिलने वाला है उनके कॉलेज में, जिसके लिए आपको पता है कि 25-50 लाख रुपए का फीस लगेगी, लेकिन वो आपने पहले से इंतजाम कर रखा है और एलआईसी से वो मैच्योरिटी आपके अकाउंट में आने वाली है। तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि मेरे बेटे का मनपसंद कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, 50 लाख रुपए मेरे पास आ रहे हैं, मेरे को कोई लोन नहीं लेना पड़ रहा, किसी के से कोई मदद नहीं मांगनी पड़ रही, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, कस्टमर को विजुलाइज करवा दिया। विजुलाइज करवाने के बाद कि सर ये सब करने के लिए आइए हम पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। उसके बाद कि सर आपकी बेटी सियानी हो गई, 25-26 साल की हो गई, उनकी शादी हो रही है, 50 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आए हुए हैं, 10 लाख रुपए आप बैंकट वाले को दे रहे हो, 10 लाख रुपए आप ज्वेलरी वाले को दे रहे हो, 5 लाख रुपए आप कपड़े वाले को दे रहे हो, आपके पास कोई भी चिंता नहीं है। बेटी ने कहा कि पापा मेरे को ये दिला दो, आपने कहा ले बेटी 5 लाख रुपए तू ले, जो तेरे को लेना है लिया। तो कितना अच्छा लगेगा, कितना प्राउड फील होगा। सब आपके जो रिलेटिव्स हैं कितना कहेंगे कि इतनी अच्छी प्लानिंग करके रखी है। तो इस तरह विजुलाइज कराइए, उसके बाद अपना पॉलिसी क्लोज कर दीजिए। तो ये कुछ टेक्निक थी दोस्तों, मेरा प्रेजेंटेशन इतना ही था। होपफुली आप सबको अच्छा लगा होगा, और आप सबसे मिलते हैं आज रात को कंसर्ट मास्टरी के प्रोग्राम में। और दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो रिकॉर्डिंग है और जो इसका पीडीएफ है हम आपको उसी ग्रुप में शेयर करेंगे, तो उस ग्रुप में आप ऐड हो जाइएगा। हाँ मुन्ना जी, एक बार आप और वो शेयर कर दीजिए लिंक ग्रुप का। तो ये पूरा पीपीटी हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में उसमें दे देंगे। ये दोस्तों है जिसपे आप पेमेंट कर सकते हो, और ये हम रात को है आज नाइट में प्रोग्राम जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। तो आपको ग्रुप लिंक अभी चैट बॉक्स में आ जाएगा, आप वो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हम ये रिकॉर्डिंग पीडीएफ उसी ग्रुप में आपको सेंड कर देंगे। तो दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि कुछ आपको नई लर्निंग मिली। और हमने दोस्तों ये सोचा है कि हर महीने इस तरह के 2 सेशन हम आप सबके लिए लेके आते रहेंगे। तो उसके लिए भी आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम ग्रुप में ही आपको वो लिंक भेजेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने कॉन्टेक्ट और इतने कि हम सबको वो इंडिविजुअली नहीं भेज सकते मीटिंग का लिंक। तो हम आपको उस ग्रुप में ही ये सब चीजें भेजा करेंगे कि जब भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट इस तरह की फ्री ट्रेनिंग होगी, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, कभी हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लेके आएंगे, कभी हम प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उसके ऊपर लेके आएंगे। हाँ शिव कुमार जी, इसका आपको रिकॉर्डिंग पीडीएफ सब उसी ग्रुप में हम शेयर करेंगे जिस ग्रुप में आप ऐड हैं। तो आप देखिए मुन्ना जी ने भी ग्रुप का लिंक शेयर किया है, आप उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। उस ग्रुप में आपको ये सारे जो फ्यूचर में जो भी ट्रेनिंग होने वाली है, एवरी मंथ हम कोशिश करेंगे 1 से 2 ट्रेनिंग हम आपके लिए लेके आए जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करें।
क्योंकि दोस्तों मेरा एक मिशन है, वन मैन वन मिशन कंट्रीब्यूशन, कि जो मैंने अब तक आप सबसे लिया है तो आप सबको कंट्रीब्यूट करूं किसी ना किसी माध्यम से। तो मेरे को ये लगता है कि मैं अपना, जो मैंने प्राइवेट कंपनी में काम किया और जो मेरे दोस्त अभी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उनके हम आइडियाज सुनते हैं कि वो किस तरह प्राइवेट कंपनी वाले ट्रेनिंग के थ्रू नए नए आइडियाज लेके आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो आइडियाज मैं आप तक लेके आऊँ, आप तक पहुंचाऊं, या तो नॉमिनल कॉस्ट में, कभी कभी फ्री ऑफ कॉस्ट, इस तरह के सेमिनार करके, जिससे कि आपको एक वैल्यू मिले और आप अपने इस व्यवसाय में आगे काम करें। तो वन मैन वन मिशन कंट्रीब्यूशन की आप सबकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करें, तो इसलिए हमने डिजिटल पब्लिसिटी मुन्ना जी के साथ अपना ये चालू किया है कारवा। तो होपफुली आप सबको दोस्तों आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, वैल्यू मिली होगी। आ, हमने यही कहा था कि ये प्रोग्राम 90 मिनट चलेगा। तो इसका जो भी पीडीएफ है हम आपको उस ग्रुप में शेयर कर देंगे, और रिकॉर्डिंग और पीडीएफ उस ग्रुप में आपको शेयर मिलेगी। तो आपको जो स्क्रीनशॉट है दोस्तों, मुन्ना जी को ही भेजना है, क्योंकि उन्होंने ग्रुप बनाया है, वो आपको उस ग्रुप में ऐड करेंगे। तो आपके जो भी पेमेंट के स्क्रीनशॉट है आप उनको भेजिएगा, और जो हमारा फ्री ट्रेनिंग ग्रुप है आप उसमें रहिएगा, क्योंकि फ्यूचर में हम डिफरेंट डिफरेंट, केवल इंश्योरेंस पे नहीं दोस्तों, लाइफ में कैसे रिलेशनशिप या फिर पेरेंटिंग, या आप डिजिटल की थ्रू कैसे ग्रो हो सकते हैं, वीडियो मेकिंग, आप खुद का कैसे वीडियो बनाएं, खुद की कैसे स्क्रिप्ट लिखें, डिफरेंट डिफरेंट चीज पे हम आपके लिए इस तरह की ट्रेनिंग फ्री में ऑर्गेनाइज कराते रहेंगे। आज दिल्ली में थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो आपको थोड़ा नेटवर्क का फेस करना पड़ा होगा, लेकिन होपफुली जो मैं अपनी बात आपसे कहना चाहता था, समझाना चाहता था, आप सबने उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। और ये जो आपको इम्पोर्टेंट डेज बताए हैं, ये जो जीवन उमंग का 3G कंसेप्ट आप कैसे समझा सकते हो, पहले कस्टमर को बताइए दूसरे एंगल से कि दूसरे पर्सन ने लिया तो उनसे के साथ क्या बेनिफिट हुआ, और आप अपनी फैमिली को कैसे बेनिफिट दिलवा सकते हो। तो प्रेजेंटेशन का जो है रूप ही चेंज हो जाता है। इस तरह से आप स्टार्ट कीजिए। और जो वो आपको सर, आप ग्रुप में होंगे तो आपको जो पीडीएफ आएगा ना, वो आपको उसमें मिलेगा, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसका आप कलर प्रिंट आउट निकालिए और बहुत अच्छे से लेमिनेशन कराइए। 8 से 10 वो रिकॉर्डिंग है, जो सेशन है, और उसका रिकॉर्डिंग और आपको सब मिलेगा। तो वाइंड अप करते हैं दोस्तों, क्योंकि मेरे को भी 10 बजे एक मीटिंग में जाना है डेवलपमेंट ऑफिसर्स के यहाँ, वहाँ पे मेरा स्पीच है, तो मेरे को उसके लिए भी जाना है दोस्तों। जो ये ट्रेनिंग के लिए एनरोल करेंगे, तो उसमें जो डिजिटल पब्लिसिटी वाले हैं उनके पास 60 कॉम्बिनेशन के टेक्स्ट मैसेज हैं, जो आप अपने कस्टमर को भेज सकते हो, अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, फेसबुक पे टेक्स्ट मैसेज की तरह लिख सकते हो, नीचे अपना नाम नंबर लिख के। तो वो 60 कॉम्बिनेशन के मैसेज विद कॉम्बिनेशन डिटेल्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री वो देंगे, जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ये कल हमने अक्षय तृतीया पे उन्होंने ऑफर किया था, तो होपफुली वो शायद आज ऑफर कैरी रखेंगे। तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा 251 की ट्रेनिंग के साथ, वो 99 रुपीज का है। ये ट्रेनिंग हिंदी में होगी सर, जो भी अभी अपनी ट्रेनिंग है इसका जो लैंग्वेज मीडियम है वो हिंदी है। तो इसी के साथ मैं दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार कि आपने सुबह सुबह आपने सहयोग दिया, आप सब मीटिंग में आए, क्योंकि मीटिंग तब तक पूरी नहीं होती दोस्तों जब तक सुनने वाले नहीं आते, समझने वाले नहीं आते। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना साथ दिया, सहयोग दिया, और मैंने इस 90 मिनट्स में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की होगी, कुछ ना कुछ
अलग आपको चीज दिखाई होगी। 16 सेलिंग आइडियाज पे आप काम कीजिए, जो 3G कंसेप्ट है उस पे काम कीजिए। पूरे साल ये दोस्तों आपको ना डेज दिखेंगे। अभी आपको अगस्त आएगा तो 15 अगस्त पे आप पुलिस वालों को अप्रोच कीजिए। सितंबर में टीचर्स डे आता है, टीचर्स के ऊपर अप्रोच कीजिए। अक्टूबर नवंबर में दिवाली डे आता है, करवा चौथ आता है, तो बहुत से एडवाइजर जो है अपने एरिया में मेहंदी का प्रोग्राम ही अरेंज करवा देते हैं। दो मेहंदी वालों को पकड़ते हैं, 5-10 हज़ार रुपये उनको देते हैं, टेंट लगवाते हैं कि जो भी मोहल्ले की लेडीज हैं सबके लिए मेहंदी हमारी तरफ से फ्री। बस वहां पे आके वो डाटा कलेक्ट करते हैं, इतने वो मेहंदी लग रही होती है, उनके हस्बैंड हस्बैंड होते हैं, उनसे बीमे की बात चालू। इस तरह की एक्टिविटी। अब आपको ये क्या है, जो हमने 6C में बात की थी, क्रिएटिविटी, तो ये क्रिएटिविटी का पार्ट है कि आप किस तरह क्रिएटिव हो सकते हैं। उसके बाद नवंबर में चिल्ड्रंस डे आता है। चिल्ड्रंस डे पे आप ड्राइंग कंपटीशन अरेंज करवाइए बच्चों के लिए। बच्चे आएंगे, ड्राइंग कंपटीशन में भाग लेंगे, उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये हर महीने आपको 2-3 एक्टिविटी मिलेंगी मिलेंगी। बस आपको क्या है, फोकस रखना है। फोकस रखना है कि किस किस एक्टिविटी पे मैं कैसे काम कर सकता हूँ, और आपको प्रोस्पेक्टिंग की कभी कमी नहीं आनी है। तो मिलते हैं दोस्तों आज रात को अगेन, और इस तरह की सेशन हम करते रहेंगे। ग्रुप में बने रहिएगा, मिलते रहेंगे हम महीने में 1 से 2 बार, जिससे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जो हम सीखते हैं आपको सिखाते रहें। जो मैंने 2 बुक्स बनाई बताई हैं, उस बुक्स का भी मैं आपको उस डिटेल में फोटो खींच के भेज दूंगा। आइस ब्रेकर्स के नाम से बहुत अच्छी बुक्स है कि आप किस तरह स्टार्ट कर सकते हो। एनएलपी इंश्योरेंस सेलिंग में जो नेक्स्ट सेशन फ्री प्लान करने की सोच रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ कि हम इंश्योरेंस सेलिंग में एनएलपी का कैसे यूज कर सकते हैं, या क्वेश्चनिंग टेक्निक कैसे यूज कर सकते हैं। जो टाइमिंग है वो रात को है दोस्तों, 8 बजे से लेके 10 बजे तक ये सेशन चलता है। 10 से 10:15, 10:30, वो डिपेंड करता है कि बाद में आपके क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 8 बजे चालू हो जाएगा और 10, 10:15 तक ये फिनिश हो जाएगा। हिंदी में सेशन होगा। इसका भी जो पीडीएफ है, रिकॉर्डिंग है, वो सब आपको मिलेगा। ये बुक्स जो मैंने आपको बताई अमेजन पे है, तो अमेजन पे आप सर्च कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी में भी मिल जाएगी, मेरे पास इंग्लिश में ही है। आइस ब्रेकर्स बहुत अच्छी बुक है। और ये आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको 7557 781 681 इस नंबर पे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे 251 रुपीज भेजना है। और ये सारे कंसेप्ट हम रात को डिस्कस करेंगे। उसका रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा, जो 1 साल तक रहता है। और 1 साल तक आपको ये सेम मीटिंग कभी भी होगी हमारे पैनल पे, जो कि हम हर 3 महीने बाद करते हैं, तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपीट कर सकते हैं। तो आपको 1 साल तक का पास मिलेगा कि आप उस ग्रुप में जो ऐड होंगे उस ग्रुप में बने रहिएगा। हर 3 महीने बाद हमारी ये मीटिंग होती है। मुन्ना जी, आप अपना पेमेंट लिंक शेयर कर दीजिए। जो आपका पेमेंट लिंक है आप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए और इस चैट बॉक्स में भी शेयर कर दीजिए। तो जो भी आप ये ट्रेनिंग करोगे, ये हम अब 4 महीने बाद ये ट्रेनिंग रिपीट करते हैं। तो आप रिकॉर्डिंग तो सुन सकते हो, लेकिन आपको कभी लाइव अटेंड करना हो तो आप लाइव भी अटेंड कर सकते हो। क्योंकि हर ट्रेनिंग में एक दो कंसेप्ट आपको नए सीखने को मिलेंगे, या नए व्यू से आप उसको देख पाओगे। तो 1 साल तक का आपको पास रहेगा कि 1 साल तक उस ट्रेनिंग में आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हो। उसके बाद फिर आपको दोबारा वो रिन्यू करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक रहेगी। ये सब आपको बेनिफिट्स हैं कि आपको 1 साल की उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मेंबरशिप की ट्रेनिंग मिलेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारी ट्रेनिंग होती है दोस्तों। अभी हमने पिछले महीने 2 महीने पहले रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर किया था। पिछले महीने हमने 3 दिन का सेशन रिटायरमेंट प्लानिंग पे किया था। तो आप सबको ग्रुप के माध्यम से मिलता रहेगा इंफॉर्मेशन। तो इस मुन्ना जी ने अपना पेमेंट लिंक भी शेयर कर दिया है, आप ये कॉपी कर लीजिएगा। अगर आप उस ग्रुप में ऐड हो गए हैं, एक बार आप मुन्ना जी ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दीजिए, तो लोग उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। हम उस ग्रुप में ही ये पेमेंट लिंक शेयर कर देंगे। और आप दोस्तों इसका पेमेंट करके मुन्ना जी को स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मैं इस मीटिंग को एंड करता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा मिलेंगे दोस्तों बहुत नए आइडियाज के साथ, नए कंसेप्ट के साथ।
इसी तरह आपके साथ आपके बीच उपस्थित रहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।